Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak, and today I am going to start revision of econometrics. Whatever the economics we have done till now portion, जितना भी हमने कर लिया है उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन क्लास इसलिए क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में जो भी चीज़ें रहती हैं थोड़ा हमको अभी टिपिकल लगती हैं, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन और थोड़ा जैसे कि जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं हो पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिवीजन अगर पूरा का पूरा हो तो आप इंटर रिलेट कर पाओगे। मैं यहाँ पर बताऊंगा कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस हम नल फॉर्म करते हैं, उसके बाद एक हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका फॉर्मेशन करते हैं, फिर एक्चुअल में हम रिसर्च में करते क्या ओवरऑल, है ना। और फिर क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या किस स्टेप में किस चीज़ का काम होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल सेशन में मज़ा आने वाला है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा ताकि आप जो हैं जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाना चाहूँगा, जो यूजीसी नेट का है ना, और जो इकोनोमेट्रिक्स का है। तो या उससे पहले जो भी स्टार्टिंग से ही मैं देख लूँगा कि यहाँ पर जो सिलेबस है हम कर कितना चुके हैं। इसमें नियर टू आपको 2-3 मिनट लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि हम कितना कवर कर चुके हैं एक्चुअल में, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस है, जो ऑफिशियल यूजीसी नेट ने दिया है सिलेबस, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, है ना। और ये यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा है जहाँ पर आपको मैं इस सिलेबस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो है कि जो आपको पेड क्लासेस में मिलता है कि भाई एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, उसके बाद तीसरा, यानी जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बना रखी है, यानी जो है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका कुछ भी नहीं छूटा उसमें माइक्रो में, है ना। तो ये चीज़ जो है कि आपको पेड क्लासेस में मिलती है यूट्यूब पर। अगर कहीं भी हैं भी तो 10 क्लासेस पढ़ी हैं, 2 क्लासेस पढ़ी हैं, 4 क्लासेस पढ़ी हैं, 15 क्लासेस पढ़ी है ना, उसके बाद कहीं नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा कंटेंट कवर करा। और उसके बाद जो है कि मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर पीडीएफ नोट्स बनाए हैं, वो भी जो है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके अपने नोट्स बनाने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इसमें, आई होप कि इट इज़ विजुअल टू यू, है ना। अगर विजुअल नहीं है तो थोड़ा आप हाई क्वालिटी मोड लगा लीजिएगा तो आपको विजुअल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, मैं भी इसको विजुअल हालांकि कर सकता हूँ इस तरह से। अरे अरे, टेढ़े वेढ़े क्यों हो रहे भाई ठीक है ना। चलो, आई होप इट विल बी विजुअल नाउ। तो अभी जो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये हम ख़त्म कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पर हमने जो है कि डिमांड सप्लाई के बारे में सीखा, और भी जो है कि बहुत सारी चीज़ें, प्राइस इलास्टिसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर, इनकम इलास्टिसिटी और बहुत सारी गुड्स गिफन गुड्स वगैरह सारी चीज़ें वो हमने सीखी यहाँ पर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो है कि हमने बहुत चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि भाई टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एपीसी का एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, हमने इस तरह से सीखा कि प्रोडक्शन पहले स्टार्ट होता तो इट इंक्रीजेज विद एन डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग रेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी यहाँ पर। और इसमें जो है कि बहुत सारी चीज़ें हमने जो रिलेशन समझा, जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो जब होती है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी आपकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी वो एट अ टॉप होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, जो है कि ये भी हम खत्म कर चुके हैं। गेम थ्योरी का पूरा हम कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके हैं, जहाँ पर जो है कि हमने जो गेम थ्योरी में नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारा कुछ हम वहाँ पर खत्म कर चुके हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी आपका वहाँ पर 4-5 मॉडल है ना, उसके कर्नेट, वर्टरेट, एजवर्थ, स्टैगलबर्ग, चैम्बरलिन और सारे के सारे किंग वगैरह सारा मैं यहाँ पे ख़त्म कर चुका हूँ। ये भी फैक्टर प्राइजिंग भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें जो है कि फैक्टर प्राइजिंग एक्चुअल में 4 फैक्टर होते हैं हमारे: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तो लैंड का प्राइस भाई क्या होता है, रेंट, तो थ्योरी ऑफ रेंट हम खत्म कर चुके हैं। लेबर का प्राइस क्या होता है, वेज, तो थ्योरी ऑफ वेज जो है कि या थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इसकी हम खत्म कर चुके हैं। कैपिटल का रेंट क्या या पैसा या उसका जो प्राइस क्या होता है, इंटरेस्ट, तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हम खत्म कर चुके हैं। इंटरप्रेन्योर का जो है कि प्राइस क्या होता है उसका, प्रॉफिट, तो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हम खत्म कर चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम खत्म कर चुके हैं। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मैंने यहाँ पर जो है कि मार्शिलियन जनरल इक्विलिब्रियम, मार्शिलियन इक्विलिब्रियम, और जो है कि यहाँ पर वॉलरस इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो उसमें बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से बताया। उसमें मैंने एक आपको दिया था निमोनिक्स बना के मैंने दिया था कि आपको केवल और केवल जो है कि याद क्या रखना है, एक्चुअल में मार्वल आपको याद रखना है। मार्वल ये आपको मार्वल क्यों याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा मार्शिलियन वाले इक्विलिब्रियम में आपको मान लो कि वर्टिकल जो है कि मान लो कि क्या करना है, वर्टिकल जो है कि आपको
लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है कि प्राइस और क्वांटिटी देखना है, वो आप पूरी क्लास जाकर के देख लीजिए। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि वहाँ पर जो है कि कौन सा जो है कि इक्विलिब्रियम जो है कि वहाँ पर होता है, और जो है कि कौन सा इक्विलिब्रियम जो है कि कंडीशन को सही बनाएगा, यानी जो है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा वहाँ पर, ये मैंने सारा कुछ वहाँ पे बताया हुआ है। एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पैरेटो ऑप्टिमिलिटी, कैरेक्टर रिस्क, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। पैरेटो ऑप्टिमिलिटी क्या होती है ना, कि भाई जो है कि जब ऐसी कोई कंडीशन बने ही ना कि जो है कि बिना किसी दूसरे की यूटिलिटी कम करके, या मान लो कि वेलफेयर कम करके किसी और का वेलफेयर बढ़ाया जा सके, तो वो पैरेटो ऑप्टिमिलिटी होती है ना। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है कि सारा कुछ हम समझ चुके हैं। सोशल वेलफेयर फंक्शन जो कि अल्टीमेटली बाद में आई थी। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन ऑफ मॉरल हजार्ड, ये वाला पोर्शन छूटा हुआ है अभी माइक्रो में, ये मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा सबसे लास्ट वाला। एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल मॉरल हजार्ड वगैरह, ये बहुत नॉर्मल सा है। एडवर्स सिलेक्शन क्या हम कर लेते हैं, जैसे मान लो कि मॉरल हजार्ड वगैरह, एक्चुअल में हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो है कि हमारे साथ धोखा होता है कि नहीं वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, और तो मतलब ठगा ठगी वाला माहौल जो भी होता है ना, वो यहाँ पर हम समझेंगे। माइक्रो में जो है कि हम क्या क्या, माइक्रो में जो है कि नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट है ना, ये सारा हम यहाँ पे कर चुके हैं। कंजम्पशन फंक्शन कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर चुके हैं, मल्टीप्लायर कर चुके हैं, डिमांड फॉर मनी कर चुके हैं, सप्लाई फॉर मनी कर चुके हैं। ISLM मॉडल जो है ये भाई साहब आपको मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिलेगा। मैंने माइक्रो में जब मैंने आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बताया था, है ना, नहीं थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो इस लेक्चर के बाद जो है कि आपको ISLM मॉडल मिलेगा, ISLM मॉडल मिलेगा, ठीक है ना, इसमें मिलेगा आपको। तो ये जो है कि मैंने यहाँ पर इसलिए कर दिया था डिस्कस, क्योंकि ये थोड़ा रिलेट करता है, ये जो है कि वहाँ पर आपका जो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ ये रिलेट थोड़ा कर जाता है, इसलिए मैंने वहीं पर इसको डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन क्या है, हो चुका है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है आपका, हो चुका है, ठीक है ना। यानी माइक्रो और माइक्रो दोनों आपके कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हाँ हाँ, ये आपका माइक्रो का और भी पार्ट बचा हुआ है, माइक्रो का और भी पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व ये मैं करा चुका हूँ। फिलिप्स कर्व जो है कि जो आपका रिलेशनशिप शो करता है कि गवर्नमेंट जो है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भैया अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन कम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, यानी जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशन है ना। तो ये आपका फिलिप्स कर्व। उसके बाद ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, यानी जो है कि बताया कि लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। फिलिप्स कर्व जो है कि आपका वर्टिकल होता है। तो जो है कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने फिर अपनी अपनी अलग अलग राय रखी, ठीक है ना। बिजनेस साइकिल जो है कि ये अभी जो है कि बिजनेस साइकिल नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रिलेशन, एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस एंड क्रिटिक्स, ये चीज़ें जो है कि अभी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है कि ये अभी नहीं हुआ है, यानी दो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, ठीक है ना। माइक्रो में एक बचा हुआ था सबसे ज़्यादा जो है कि आपका अनसर्टेनिटी वाला, और जो है कि आपका ये बचा हुआ है, ठीक है ना। चलो, स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में हम कितना कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है कि ये तो आपका अभी हमने स्टैटिक्स स्टार्ट नहीं करे, तो ये आपका पूरा प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स वगैरह, ये आपका स्टैटिक्स में आ जाता है। ये अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करा। सैम्पलिंग मेथड वगैरह भी नहीं करा। स्टैटिकल इन्फरेंस ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ये जो है कि हम कर चुके हैं। स्टैटिकल इन्फ्लुएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज ये भी हम कर चुके हैं। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये ब्लू वाला जो कि मैंने आपको नहीं बताया कॉन्सेप्ट है, ये सिमिलरली आपका जो है कि वैसे ही, लेकिन जो है कि ये आप कह सकते हो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। कुल मिला के चलो मोटा मोटी हम स्टैटिकल इन्फ्लुएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल हम ये कर चुके हैं। रिकर्सिव मैंने बताया था, नॉन रिकर्सिव वगैरह, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस कर चुके हैं, यानी जो है कि आपका जो टाइम सीरीज क्या होती है उसके डेटा वगैरह ये हम कर चुके हैं। यानी जो है कि बाकी जो है कि बाकी वाला पार्ट जो है कि आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इतने, ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमेट्रिक्स, ये इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट ही नहीं करी है, ये मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है कि मैंने इसके इसकी प्लेलिस्ट में आपको 2-3 लेक्चर मिले। बैलेंस ऑफ पेमेंट से मैंने स्टार्ट करा था, अभी वहाँ पर आपको सारे लेक्चर नहीं, क्योंकि मैं ये वाला कवर कराने लगा था ऊपर, ठीक है ना। माइक्रो माइक्रो तो ये भी मैं स्टार्ट कर दूँ, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम बहुत ज़्यादा देखो, मेन बैलेंस ऑफ पेमेंट ये करा चुका हूँ। कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, रेट, एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एल्टीवेट, गेन एंड ट्रेड, तो ये कुल मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट में करा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो बाकी जो है कि मैं उसमें कवर करा दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर
टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वेरियस, डंपिंग, गाइड, WTO, ये सारा कुछ मैंने अभी नहीं कराया है, ठीक है ना। पब्लिक इकोनॉमिक्स की भी मैंने प्लेलिस्ट अभी नहीं बनाई है, ये और आपका जो है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स जो आप माइक्रो पूरा ही आप कर लोगे तो उसमें जो है कि बहुत कुछ सारी चीज़ें इसमें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक इकोनॉमिक्स और माइक्रो जो है कि बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो ये इसका मुश्किल से अगर मैं देखूँ तो 10 क्लासेस में पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब हाफ एन आवर की 10 क्लासेस, यानी जो है कि 6 घंटे में आपकी पूरी पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है कि खत्म हो जाएगी, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, ये इसका मैं पार्ट जो है कि बहुत ज़्यादा माइक्रो में करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जो भी पार्ट छूटा यानी M1 जो टाइप्स ऑफ मनी, मैं माइक्रो में करा चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हालांकि ये स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा जितने भी टॉपिक्स है सारे हम कवर करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है कि ये मैं आपका पूरा का पूरा करा चुका हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, कंप्यूटर, रोस्टो, वैलेंस, अनवैलेंस, है ना, बिग पुश अप्रोच वगैरह, ये सारा कुछ करा चुका हूँ। हेरोडाउन मॉडल करा चुका हूँ, सोलो रॉबिन्सन, ये सब करा चुका हूँ। डिसएम्बॉडेड एंड एम्बॉडेड एंडोजीनियस ग्रोथ, ये जो है कि शायद मैंने नहीं कराया है, ठीक है ना। PQLI, HI, HDI, ये सारा मैं आपको करा चुका हूँ। पावर्टी एंड इनक्वालिटी कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, ये जो है कि आपका करा चुका हूँ, ठीक है ना, ये आपका करा चुका हूँ। इसमें पावर्टी एंड इक्वालिटी वगैरह जो है कि मैंने उसमें बताया था आपके लिए, ये भी आपका हो चुका है। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर जो है कि ये पूरा आपका हो चुका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है ना। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हेल्थ एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या चीज़ें क्या नहीं, कैसे ग्रोथ वगैरह है, ये सारा कुछ मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, ये जो है कि आपका नहीं मैंने स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है ना, ये भी पूरा पूरा बचा हुआ है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी में मैं आपके लिए ये मैंने आपका करा दिया है, पैटर्न स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर पैटर्न स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब यानी जो है कि इसके 2-3 टॉपिक हो गए हैं और 2-3 टॉपिक इसके बचे हुए हैं, यानी इसके 10 लेक्चर पड़े हुए हैं, 1-1 घंटे के, वो भी है ना, 10 के लेक्चर पड़े हुए हैं इंडियन इकोनॉमी की, बाकी का पार्ट बचा है। तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो इसमें देखो 10 यूनिट है, ठीक है ना। अब 10 यूनिट में जो है कि अगर आप देखें तो ये वाला जो है कि एक तो यूनिट पूरा एक बचा हुआ है, ये वाला एक यूनिट ये बचा हुआ 9th वाला, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये तो पूरा हो गया है, ठीक है। मनी बैंकिंग का ये दूसरा यूनिट बचा हुआ है ना। इंडियन इकोनॉमी का ये मिला के 2 यूनिट मान लो। पब्लिक इकोनॉमिक्स का 3 यूनिट ये 3 ये है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 4 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिकल 5 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है ना। और 5 यूनिट बचा हुआ है, और बाकी जो है कि आपका 5 यूनिट हम क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए 50% बचा, अभी हम करा चुके हैं, 50% अभी बचा हुआ है। तो ये चीज़ है। और इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है कि अगर पूरा ख़त्म कराना है तो जो है कि 6 मंथ का तो होता ही है ना। लेकिन जो है कि अभी लगभग 2 महीने की क्लासेस वगैरह है जो मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, ठीक है ना। 2 से 3 महीना, 3 महीने की क्लासेस हैं ये, ठीक है, जो मैंने डाल रखी हैं। हालांकि जो है कि मैंने जो भी कवर करा वो मैंने बहुत ही डिटेल्ड में कवर करा हुआ है, जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने उसको समझाया है। तो बेशक टाइम लगा, लेकिन हाँ जो भी मैंने कराया अगर आप उसको सही से देख लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। कॉन्सेप्ट्स मैंने इस तरह से कराए हैं कि वो आपको क्लियर होंगे। मैंने एक एक ही कॉन्सेप्ट को कई बारी रिपीट करने की कोशिश करी, मतलब हर तरीके से समझाना चाहा है, तो आप क्लासेस देखिएगा तो आपको जो है कि समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा हुआ है। चलो, तो अभी जो है कि यहाँ पर, ठीक है, तो अभी जो है कि मैंने कहा था ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में जो है कि हम एक बारी क्या करेंगे, जितना भी हमने करा है अभी तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि स्टार्टिंग से हम स्टैटिक सीधे स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे और एंड तक हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डेटा सीरीज, जो कि टाइम सीरीज डेटा के अंदर आता है। तो मैंने कहा था आपका यहाँ पर टाइम सीरीज डेटा होता है। टाइम सीरीज डेटा जो होता है, टाइम सीरीज डेटा, तो ये टाइम सीरीज डेटा जो है इसमें हम क्या करते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट होता है, सिंगल सब्जेक्ट, और जो है कि मल्टीपल टाइम, क्योंकि टाइम सीरीज से पता लगेगा भाई लंबे समय की बात हो रही है ना। लंबे समय के लिए आप लॉन्गिट्यूडनल से ना कंपेयर कर लेना, वो हो जाएगा आपका पूल डेटा, है ना। यानी टाइम सीरीज का मतलब जो है कि लंबे, यानी जो है जैसे कि मैंने कहा था ये सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी है,
और ये जो है कि सन 12, 13, 14, 15 यानी जो है कि ये जो है कि सन है, यानी 4 साल, यानी लंबे समय की अलग अलग टाइम की बात करी गई है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगल है, उसमें जो है कि जो भी है टेम्परेचर उसका नापा गया है, ठीक है ना। तो टाइम सीरीज डेटा एक्चुअल में हमको क्या देता है, फोरकास्टिंग देता है विद सर्टेनिटी, कि हम फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी कर सकते हैं। सर्टेनिटी का मतलब ये हुआ है कि जैसे अब हम ये कह सकते हैं, अब उसमें इसमें दो दो केसेस होते हैं टाइम सीरीज में, फोरकास्टिंग विद सर्टेनिटी देता है, और दूसरा जो है कि फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी भी देता है। वो डिपेंड करता है कि जो जो इसका डेटा है वो डेटा स्टेशनरी है या नहीं है, स्टेशनरी या जो है कि नॉन स्टेशनरी, स्टेशनरी है ना। तो अगर स्टेशनरी यानी अगर गैप जो भी है उसमें अगर बराबर है, मान लो ये है 35 से 47 हुआ, यानी जो है कि 12 बढ़ गया, फिर एक साथ ही जो है कि 17 कम हो गया, उसके बाद फिर जो है 15 बढ़ गया, तो इस तरह से तो यानी जो है कि पता ही लग रहा है क्या बढ़ रहा है घट रहा है ना, इस तरह से जो है कि, तो यहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते कि कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो आप नहीं कह सकते। अगर ये ऐसा होता कि मान लो 35 होता, फिर 40 होता, फिर 45 होता, है ना, फिर जो है कि 50 होता, तो आप कह सकते हैं तुरंत 55 होगा भैया, ठीक है ना। या मान लो कि अगर सेम रेशियो से नहीं बढ़ रहा हो, तो कुल मिला के मान लो 40 है, बढ़ ही रहा है, मान लो 42 हो गया, फिर 47 हो गया, तो आप कहोगे नहीं अब बढ़ेगा, 50 हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, वो डिपेंड करता है डेटा आपका स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब ये होता है आपका यहाँ पर जो है कि इसमें जो है कि नॉन यूनिट रूट, नॉन यूनिट, है ना, और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिट रूट टेस्ट ये होता है, यहाँ पर जो है कि यूनिट रूट टेस्ट होता है। उसके बाद जो है कि ये आप प्रीवियस क्लास में, हालांकि ये रिवीजन क्लास तो मैं स्टार्टिंग में पूरा नहीं बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो इसी में टाइम लग जाएगा। तो रिवाइज करेंगे आप, जो है कि अगर कहीं भी जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा, तो एक बारी पूरी क्लास देखिए जा करके, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया था टाइम सीरीज में। क्रॉस सेक्शन में यानी जो है कि टाइम एक ही होगा, 5 से 2 हर जगह सन 15 की बात हो, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है, सिटी अलग अलग है, तो आपका ये क्रॉस सेक्शन डेटा हो जाता है, ठीक है। पूल डेटा में जो है कि दोनों को मिक्स कर दो, टाइम सीरीज को और क्रॉस सेक्शन को, वो आपका क्या हो जाएगा पूल डेटा। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नॉन स्टेशनरी मैंने बताया ना, यूनिट रूट होता है, और जो है कि स्प्यूरियस रिग्रेशन होता है। अनसर्टेनिटी, क्योंकि नॉन स्टेशनरी है तो वहाँ पर क्या अनसर्टेनिटी होगी, फ्लक्चुएशन, और फोरकास्टिंग विद अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब जो है कि स्टेशनरी स्टोकास्टिक प्रोसेस, स्टेशनरी प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस जो है कि स्टेशनरी में क्या होता है, तो ये कंडीशन मेट होनी चाहिए, अगर नहीं कंडीशन मेट है तो क्या होगा वहाँ पे कि देन सीरीज क्या हो जाएगी, नॉन स्टेशनरी हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपका जो है कि यहाँ पर जो मेन वेरिएंस हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए, और कोवेरिएंस ये सब कांस्टेंट आपके होने चाहिए, है ना, ये सब कांस्टेंट है वैल्यू, अगर नहीं है तो वहाँ पर जो है कि वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा, नॉन स्टेशनरी केस हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टाइम सीरीज, स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक का मतलब होता है कि जो है कि आपका रैंडम, नॉन स्टोकास्टिक का मतलब होता है नॉन रैंडम, ठीक है ना। स्टोकास्टिक मतलब होता है रैंडम, और जो है कि नॉन स्टेशनरी आप उसको कह सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो जब चीज़ें चेंज होती है, जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, है ना, या मान लो यहाँ पर 1 2 ना होकर मान लो 1 4 6 इस तरह से होता, तो वो यानी नॉन रैंडम है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। नॉन स्टेशनरी स्टोकास्टिक अप्रोच, या आपको जो है कि नॉन स्टेशनरी को आप क्या कहोगे, रैंडम कहोगे, है ना, ये चीज़ें। तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा एक बारी, मैंने उसके बाद ये बताया था कि इसको याद रख लीजिएगा, नॉन स्टेशनरी चेक जो होते हैं, टेस्ट ऑफ नॉन स्टेशनरी चेक। तो जो है कि ये नॉन स्टेशनरी को जो चेक है इनको आप याद कर लीजिएगा। मैंने इसका जो है कि एक निमोनिक बताया था, है ना, मैंने कहा था कि कौरबाबू जंग, है ना, मैंने इस तरीके से बताया था आपको, कौरबाबू जंग, और उसके बाद जो है कि नीचे का बताया था मैं, हालांकि उसे भूल चुका हूँ मैंने आप लोगों के लिए बताया था, क्योंकि मुझे जो है कि ये इस तरह से ऐसे ही मालूम है कि कौन से में कौन सा टेस्ट लगेगा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉन स्टेशनरी, स्टोकास्टिक नॉन स्टेशनरी, डिटर्मिनिस्टिक नॉन स्टेशनरी, और जो है कि नॉन स्टेशनरी ड्यू टू स्ट्रक्चरल ब्रेक। उसके बाद मैंने बताया था स्टैटिक्स जो है कि दो तरफ बटी हुई है। एक तो जो है कि सेंसस, सीधा सीधा गवर्नमेंट सेंसस करा देती है ना, सेंसस यानी जो है कि पॉपुलेशन, जो है कि पॉपुलेशन स्टडी, ठीक है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर, गवर्नमेंट नहीं तो मान लो कोई भी रिसर्चर होता है, वो आपका सेंसस यानी पॉपुलेशन स्टडी तो नहीं कर पाता, ओवरऑल पॉपुलेशन का जाकर के सर्वे नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है,
सैंपल लेता है और सैंपल से जो है कि वो क्या करता है, सैंपल से वो पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करता है और फिर जो है कि वहाँ से रिजल्ट निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एस्टिमेशन मेथड होता है, एक जो है कि टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस में आपको मैं पैरामीट्रिक बता चुका हूँ, नॉन पैरामीट्रिक बता चुका हूँ। पैरामीट्रिक में जहाँ पर डेटा दे रखा होता है और यहाँ पर जो है कि पॉपुलेशन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ पे पॉपुलेशन का नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, ये सारा बता चुका हूँ। एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेशन, यानी जैसे मैंने कह दिया 50 रिजल्ट निकाल दिया, मैंने कहा भैया 50 जो है कि एक आदमी जो है कि लड्डू खाएगा कुल मिला के। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कह दिया एक आदमी जो है कि 45 से जो है कि 50 लड्डू खाएगा, तो ये मैंने अंदाज़ा बता दिया। तो ये आपका इंटरवल एस्टिमेशन हो गया, वहाँ पर मैंने एस्टिमेट बिल्कुल ठीक मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैंने एस्टिमेट कर दिया ना, ये चीज़ें हैं। तो ये सारा आपका पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो ये यहाँ पे बताया कि भैया जो है पॉपुलेशन में तो काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, रिसोर्स बहुत लग जाएगा, बहुत लोग चाहिए होंगे, पूरी इतनी मान लो इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए 140 करोड़ जनता है, कितना लोग चाहिए, कॉस्ट कॉन्स्टेंट वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक करते हैं, यानी सैंपल से लेकर के आगे जो है कि एस्टिमेट लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि पैरामीटर जो है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की मीन को म्यू से डोनेट करा जाएगा और जो है कि वेरिएंस जो है कि इससे ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा पॉपुलेशन का, स्क्वायर कर दो वेरिएंस हो जाएगा पॉपुलेशन का। ठीक है, और जो आपका सैंपल का मीन एक्स बार से और जो है कि इसका वेरिएंस एस स्क्वायर से डोनेट करा जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से डोनेट करा जाता है, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे एस्टिमेशन पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन समझ गए हो आप। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी, पॉइंट एस्टिमेशन इंटरवल एस्टिमेशन बता चुका हूँ आपके लिए, डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि भैया कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए गुड एस्टिमेटर के। एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, जो पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करेगा, है ना। तो एस्टिमेटर का मतलब सैंपल का एस्टिमेटर, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अनबायस्ड, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जैसे मान लो एस्टिमेटर मैंने निकाला 48 और एक्चुअल में अगर पॉपुलेशन की स्टडी करी जाए तो जो निकलेगा वो निकलेगा 50, तो यानी कोई दिक्कत नहीं, 2 का फर्क है केवल। तो इसमें तो ये और एक निकाला 46, तो यानी ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये बिल्कुल करीब निकला डेटा है ना, ये चीज़ है। जैसे मैं किसी प्रश्न का उत्तर 50 है, मैं आपसे कहूँ कि बताओ क्या आंसर होगा, आपको ये पता, मैंने बताया नहीं, तो आपने कह दिया सर 49, तो मैंने कह दिया हाँ बहुत पास में, बहुत है, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़ा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है आपके अंदाजे में। कंसिस्टेंसी मतलब बार बार हम अलग अलग टाइम पे करें तो वही सेम रिजल्ट आए, कंसिस्टेंसी। सफिशिएंसी मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा जो है आधा अधूरा है तब भी आप कह दे रहे हो नहीं 47, नहीं, डेटा पूरा होना चाहिए, उस पर रिसर्च आपने करी होनी चाहिए, उस पर रिसर्च मिलने के बाद जब डेटा आपको पूरा मिला और फिर आपने रिसर्च करी, फिर 47 आ रहा, तब जो है कि वो सही है। अदरवाइज आप आधे अधूरे डेटा पे रिसर्च करके काम कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक्चुअल में रिसर्च आप करने जा रहे हो तो वहाँ पे आपने नल हाइपोथेसिस को आपने फॉर्म करा, नल हाइपोथेसिस आपने बनाई, बनाई क्या, जो आप जो लोग कह रहे हैं, समाज कह रहा है, जो पहले से चली बात चलती चली आ रही है, तो वो आपने ऐसा नल हाइपोथेसिस सेट कर दिया, फिर आपने जो अपनी बात बनाई है ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है या नहीं है जो भी है, लेकिन नहीं वाले को नल हाइपोथेसिस मानोगे। नल का मतलब है कि जो नल जिससे पानी आप निकालते हो है ना और उसे पी लेते हो, तो नल हाइपोथेसिस वो चीज़, नल इसका वो नल नहीं है। यहाँ पे जो है कि नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि भैया नल का मतलब नो या नथिंग, है ना, नल का मतलब क्या भैया, नो या नथिंग। तो यानी जो है कि मैंने बार बार कहा था कि जो है कि राम चोर नहीं है, तो ये आपका नहीं वाला हो जाएगा नल, नल। ठीक है ना, और आप वकील हो राम के, आप कह रहे हो नहीं राम के नहीं वकील हो, किसी और के वकील हो, ठीक है ना, राम चोर है, तो आप ये प्रूव करने, तो आपका ये हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना, और ये आपको हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पर जो है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस और जो है कि टेस्ट स्टैटिक डिसीजन रूल, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, क्रिटिकल रिग्रेशन रीजन जो है कि हम आगे स्टडी करेंगे, है ना। नल हाइपोथेसिस जो है कि बता रखा है नो इफेक्ट, यानी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो है कि रिलेशन होता है, सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जैसे राम चोर नहीं, तो चोर और राम के बीच में कोई लेना देना ही नहीं है, राम जानते नहीं चोर कैसा होता है, यानी बिल्कुल राम सही है, बेगुनाह है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 एरर हो जाता है। यहाँ पर क्या है आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो है आपकी ट्रू, और ट्रू होने के बावजूद जो है कि
आपने उसे क्या कर दिया भैया, फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नल हाइपोथेसिस आपकी है फॉल्स, और फॉल्स होने के बावजूद आपने क्या कर दिया उसको ट्रू, यानी ये बात नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू थी, यानी राम चोर नहीं है। तो ये बात सही थी कि राम चोर नहीं था, लेकिन आपने उसको कर दिया रिजेक्ट, फॉल्स कर दिया कि नहीं ये बात गलत है। अब अगर राम चोर नहीं है ये बात गलत है तो उसका मतलब क्या, राम चोर है। तो यानी जो है कि ये आपने बेगुनाह को सजा दे दी। तो बेगुनाह को सजा, और ये कौन सा एरर है, ये दिखा है टाइप 1, यानी टाइप 1 एरर, या इसको किससे डिनोट करा जाता है, अल्फा से, ठीक। ये टाइप 1। टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 एच, जो कि अब यहाँ पे जो कि यही जो थी स्टेटमेंट अभी भी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे भी है, राम चोर नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। अब ये बात फॉल्स है, झूठ है कि राम चोर नहीं है, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है ना, मतलब कि ये हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो ये बात झूठ है, तो यानी राम चोर है। और राम चोर उसके बावजूद भी क्या कह दिया गया कि उसके बावजूद भी इसको ट्रू ट्रू कह दिया गया, जो है कि ये जो है इसको ट्रू मान लिया गया, नल हाइपोथेसिस को, इसको ट्रू मान लिया गया कि नहीं राम चोर है, यानी जो है, यानी राम चोर नहीं है। हाइपोथेसिस क्या कर रही है, नल हाइपोथेसिस राम चोर नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, कि यानी ये अभी नल हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स थी, यानी जो कि राम चोर नहीं है ये फॉल्स था, यानी राम चोर है, लेकिन उसके बावजूद उसको क्या मान लिया कि नहीं ये ट्रू है। तो यानी जो है यहाँ पे हुआ क्या है कि अपराधी को दंड नहीं मिला। तो अपराधी को दंड नहीं मिला, ये टाइप 2 एरर हो गया, टाइप 2 एरर, है ना। और उसको डिनोट किससे करा जाएगा भैया, बीटा से। तो अब देखो दो कंडीशन है, एक है बेगुनाह को सजा मिली, एक है टाइप जो है कि जो है कि अपराधी को सजा नहीं मिली। तो देखो खतरनाक कौन चीज़ है, तो अपराधी जैसे बहुत घूम रहे हैं, इनको मान लो सजा नहीं मिली है, और बाद में जो अपराध करने के बाद अपराधी को कभी ना कभी पश्चाताप होता भी है कि मैंने गलत करा है, जब उसकी एक उम्र हो जाती है तो उसको लगता है कि नहीं ये जीवन एक ही था, मैं इसमें गलत काम करे, और उसको सज़ा नहीं मिलती तो ऊपर वाला उसको सज़ा दे देता है ना। जैसे मान लो कभी किसी ने आपके साथ गलत कराया, अगर आपने उसको मान लो सज़ा नहीं दिलवाई या नहीं दी, तो ऊपर वाला जो है कि उसको वो दिन दिखा देगा, है ना। एक टाइम ऐसा होता, मैंने खुद भांपा हुआ है, चीज़ें मैंने खुद भांपी हैं, और जीवन जो है कि मैंने ये बाल सफ़ेद जो है कि ऐसे नहीं कर दिए है। कहावत होती है ना बड़े बड़े बूढ़े लोगों की, कि बेटा ये बाल सफ़ेद मेरे ऐसे नहीं कर दिए हैं, ठीक है, ज़्यादा सफ़ेद नहीं है आप लोग, बहुत ज़्यादा मुझे वैसा ना समझिएगा कि सर बिल्कुल भी बाल सफ़ेद हो गए इतनी सी उम्र पे आपके हैं। एक्चुअल में क्या है कि मैं एक्चुअल में पापा के डाई लगाता था, है ना, अपने पिताजी के, वो कहते लगा दो, जैसे कि, तो मैं करता क्या था कि जो पापा काम करते वो मैं भी काम करूँ, तो बड़ा शौक था उनकी कॉपी करने का। तो वो डाई लगाते तो मैं डाई लगाता था, तो अब उसमें बच भी जाती थी, तो वो रूम में आके अपने पूरी पेल ली, है ना। अब भाई वो केमिकल होते, तो केमिकल यानी छोटे छोटे मासूम, छोटा था तो मासूम स्किन पे केमिकल लगेगा तो वहाँ पे रिएक्शन वगैरह, तो जो है कि तब से ही जो है कि ये साइड के बाल वगैरह भी थोड़ा चले गए, है ना। और जो है कि बाल वाइट भी हो, मतलब हाँ, तब से ये सारी चीज़ें हो रखी, मैंने बहुत लगाता था क्योंकि पापा हर संडे के लिए लगा दो, है ना। और मैं चुपके से, अब मेरे बाल वैसे ही ब्लैक थे तो पता ही लगता था कि किसने लगा रखी डाई, मैं तो अंदर लगा के चुपके से, अब फिर धोते नहीं, पूरा पूरा दिन ऐसे ही भूल जाता था डाई लगी है, धुलता ही नहीं था। मम्मी जब अगर मान लो कि सुबह देखा नहाना तो कहते ये क्या, है ना, तो डांट पड़ती थी। तो अब भी केमिकल आप लगा के अगर छोड़ छोड़ दोगे तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हार्म करेगा ना। आज भी अगर आप ट्राई कर रहे हो, है ना, तो उसके बाद अगर उसको नहीं धुलते छोड़ देते हो तो बहुत ज़्यादा वो हार्म करता है एक साथ ही, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसे ही जो है कि यहाँ पर भी जो है कि जो कंडीशन है, अगर मान लो अपराधी है, अपराधी को दंड नहीं मिला, है ना, तो ये जो है कि टाइप 2 एरर है, ये थोड़ा कम हार्मफुल होगा अगर किसी बेगुनाह को वो सजा मिल जाए। बात समझ रहे हो आप, कि अगर मान लो कोई बेगुनाह है और उसको अगर आपने सजा दिलवा दी, बात समझो, उसको अगर आपने सजा दिलवा दी, जैसे मान लो आपको लगा नहीं इसने गुनाह करा है ना, अब एक्चुअल में वो है बेगुनाह, और आपने उसको अगर सजा दिलवा दी, तो ये भी ऊपर वाला देख रहा है,
तो आपको भी कभी नहीं बख्शेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत जघन्य अपराध हो गए, ये तो मतलब ऐसा अपराध हो गया बहुत ही मतलब खत्म। क्योंकि अभी ये केस आया था कि 20 साल बाद जो है एक को आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, एक बार आप डाल देना गूगल पे आ जाता है डेटा, आप ऐसे डाल देना कि जो है कि 20 साल बाद निर्दोष पाया गया कोई, है ना, तो ऐसे डाल देना, आ जाएगा पूरा मामला। तो ऐसा केस था कि किसी ने किसी को जैसे कि मार दिया, ये पता लग गया कि उसने उसको मार दिया, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति को गिल्टी पाया गया और जो है कि उसको उसके प्रमाण भी मान लो कि दे दिए होंगे, 4 लोग कहने वाले आ गए मैंने इन्हें मारते देखा है, इन्होंने मार दिया उसको। तो ऐसे होता है, गवाह मिल जाए, गवाह उन्होंने ला के दिलवा दी, जिसको फंसवाना होगा उसने गवाह पेश कर दिया लाके, तो उसको कह दोगे 20 साल बाद क्या हुआ, जेल में ही था वो, जिसको मारा गया था ना वो जिंदा पाया गया, और उसने बता दिया कि जो है कि भैया मेरे जीवन में नरक हो गया बिल्कुल। कहा क्यों? कहा कि भैया मैं भी इसमें पाप में शामिल हूँ, मुझसे कहा गया था कि तुम चले जाना बम्बई या कहीं भी, ठीक है, और मैं चला गया और यहाँ पे इन्हें फांसी ऐसी ऐसे से बच गई है, और ऐसे थे मैं, मुझे नहीं फंसवाया गया था इनके लिए। तो समझो पहले, तो वो जो जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, यानी जो है जो जज साहब हैं, तो वो रो रहे थे कि बता मुझसे ये क्या हो गया, क्योंकि 20 साल कम थोड़ी ना, उसका जीवन व्यक्ति का एक होता, खराब कर दिया पूरा जीवन। तो वो कह रहे, बोले कि अब मुझे तो कहीं, है ना, तो मतलब ये चीज़ें होती हैं भैया। तो अपराधी को सजा, अपराध अगर नहीं है वो, और जो है कि अपराधी नहीं, उसको अगर सजा जो है कि, तो यानी बहुत बड़ा। तो ये मैं इसलिए आपको कथा सुना रहा हूँ क्योंकि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये टाइप 1 एरर बहुत बुरा होता है। आप कभी भी रिसर्चर बने तो उसमें टाइप 1 एरर मत आने देना। अगर टाइप 1 एरर आ गया तो यानी जो है कि बहुत ही मतलब भयंकर स्थिति वो होगी, गलत चीज़ है ना। तो हमेशा अपने रिसर्च वर्क, हमेशा अपनी जो भी करना, तो उसमें हाई ऑब्जेक्टिविटी यानी जो है कि गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, और अनबायस्ड होनी चाहिए, और टाइप 1 एरर मत आने देना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होगे, यानी टाइप 2 एरर जो है कि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन टाइप 1 एरर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना जी। टाइप 2 एरर है कोई दिक्कत नहीं, इसे तो भगवान जो है कि सजा दे देंगे, लेकिन टाइप 1 एरर में जो है कि बेगुनाह को अगर कोई दिक्कत है तो भैया सजा मिल गई तो फिर वो तो उसको तो सब खत्म ही है ना। स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस, तो ये सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। देखो ये टाइप 1 एरर है, ये है रिजेक्शन रीजन, है ना। और अगर टू टेल मेथड लगाए तो यानी ये दोनों दोनों इसकी जो पूंछ हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों पूंछ में बढ़ जाता है, यानी अगर 5% है तो यानी 2.5% इधर आ जाएगा और 2.5% इधर आ जाएगा। इधर ये रिजेक्शन रीजन, ये है क्रिटिकल वैल्यू। ये क्रिटिकल वैल्यू किससे निकलती है? ये क्रिटिकल वैल्यू आपकी निकलती है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जहाँ मान लो 5% है, तो 5% की मैं अगर आप इसकी चार्ट में वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू जो है कि 1.96 निकलेगी। तो यही क्या है? क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना। और उसके बाद एक टेस्ट वैल्यू हम निकालते हैं। टेस्ट वैल्यू जो है कि टी टेस्ट मान लो हमने लगाया तो उसकी वैल्यू 1.98 निकली, तो मैंने बता चुका हूँ 1.98 है। अगर वन टेल मेथड है तो यहाँ पर ये रिजेक्शन रीजन में आएगा, ठीक है ना। तो ये बाकी ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग नल होती है, अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस पे हमेशा हम टेस्ट लगाते हैं, अल्टरनेट पे हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं या नॉट रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर रिजेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक मेरी बात सही हो जाएगी, अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर हमारी बात सही नहीं होगी, यानी जो है कि हम अपना जो भी हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको हम सही नहीं साबित कर पाएंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है कि स्टैटिकल टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में जो है कि मैंने आपको बताया था, पैरामीट्रिक टेस्ट आप ऐसे याद रखना, ZTPFA। ZTP का मतलब है कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट, पी टेस्ट, पी मतलब पियर्सन टेस्ट, है ना। एफ का मतलब है ये आपका जो एफ टेस्ट है, यहाँ पर जो कंपेरिजन वगैरह ओवरऑल वगैरह पता करते हैं, ये अनोवा है, ये इसका इनका एक्सटेंशन है ना, जेटी का। चलो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मैंने आपसे कहा था इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं करना है। नॉन पैरामीट्रिक की बात आए तो पहले आप ऐसी सी बनाना, उसके बाद उल्टी सी बनाना, उसके बाद एक ऐसी सी बनाना, एक ऐसी सी बना देना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बनाना? एक ऐसी सी बनाना, एक ऐसी सी बना देना। ये होगा, ये सारे क्या हैं? नॉन। ये ऐसे कौन पढ़ाता है ये बताओ पहले? ऐसे किसी ने आज तक पढ़ाई याद करने का तरीका बताया है? ये बच्चों वाली हरकतें। नर्सरी क्लास में बेटा एक ऐसे करना है, अब देखो ये सब सारे टेस्ट हो गए। ये सी से काई टेस्ट, ये यू टेस्ट, ये क्या बन गया एक्चुअल में? ये ऐसे करा, ऐसे करा, ये क्या? ये एच टेस्ट, ये ऐसे ऐसे करा, ये क्या बन गया? ये एक्चुअल में एच बन गया है ना, ये एच टेस्ट है ना।
तो ये जो ये सारे टेस्ट हो बस यही आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। तो इतनी सी बात है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो आपको। अब देखो ये इसमें नल में और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अंतर आप लोग जान चुके हो, इतनी बार पढ़ चुके हो, हालांकि ये पढ़ लेना दोबारा, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है कि टू टेस्ट हाइपोथेसिस जो भी है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो है कि यहाँ पे, और नॉन पैरामीट्रिक, इनका डिफरेंस दो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये बातें आप 2-4 कीवर्ड है याद कर लेना। यहाँ पर ये अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नॉन नॉर्मल होती है ना। डू नॉट अज्यूम कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन, वहाँ पर अजम्पशन नहीं बनते हैं। पैरामीटर सच एज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आर यूज्ड, वहाँ पर ये पैरामीटर यूज नहीं होते हैं। अप्लाइड इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव वो क्या है, क्वालिटेटिव है, स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव में आपके होते हैं जो आपका इंटरवल होता है और रेशियो होता है, उसमें जो है कि आपके होते हैं ऑर्डिनल और नॉमिनल या रैंकिंग करते हो, क्योंकि वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। मीन एज अ सेंटर टेंडेंसी होती है, वहाँ पर मीडियन एज अ सेंटर टेंडेंसी होती है। मोर पावरफुल होता है, वो लेस पावरफुल होता है। मोर पावरफुल का अब ये लेस रोबस्ट होता है, ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। ये चीज़ बहुत जो है कि मोर लेस रोबस्ट का मतलब है ये जो है कि कम लार्ज उस पर नहीं लग पाएगा, लेकिन ये मोर रोबस्ट है, ये जो है कि बिकॉज दे आर वैलिड इन ब्रॉडर रेंज, लार्ज रेंज, यानी ब्रॉडर रेंज में ये क्या है आपके जो कि वैलिड है। और ये जो है कि आपके यहाँ पर मोर पावरफुल, यहाँ पर ये लेस, ये ब्रॉडर रेंज में वैलिड नहीं है, लेकिन ये मोर पावरफुल है। पावरफुल का मतलब होता है, पावरफुल वो व्यक्ति होता है जो झूठ को रिजेक्ट करता है, यानी गलत को जो गलत है ना, उसको जो है कि उसको खदेड़ने की ताकत रखता है ना, वो क्या होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है ना। सही को अपनाता है और जो गलतियां हैं उनको समाज से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसे याद रखो मोर पावरफुल, तब आप याद कर पाओगे। यानी गलत का मतलब अगर हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट करने की ताकत है ना, वो आपका होता है पावरफुल। यानी एज दे पॉजेस द एबिलिटी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, है ना, और जो कि उसके अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए नॉन पैरामीट्रिक, आप नॉन पैरामीट्रिक यानी देखो पैरामीट्रिक इतना सा है और नॉन पैरामीट्रिक ये, यानी इससे आप याद रखो ये ब्रॉडर है, यानी जो है कि ये ब्रॉडर उस पर जो है कि अप्लाई हो जाता है ब्रॉडर रेंज पे, है ना, वैलिड ज़्यादा होता है। तो ये मोर रोबस्ट है ना। तो रोबस्ट तो ज़्यादा है लेकिन पावरफुल कम है, क्योंकि इसका आगे पहले लगा नॉन, नॉन पावर, नॉन पैरामीटर, नॉन ये पैरामीटर जो नॉन पावर, उसमें पावर ज़्यादा है। ऐसे याद कर लो, बहुत तरीके हैं। पैरामीटर यानी पावर है, उसमें पावर है, इसमें नॉन पावर है। पावर जो है कि और कुछ ना समझना। एडवांटेज ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, मोर पावरफुल। तो यहाँ पर जो है कि एडवांटेज तो इसका तो यही है कि ये ज़्यादा पावरफुल है, और डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रॉडर रेंज पे वैलिड नहीं होता है। और ये जो है कि एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक, है ना। सामने शीशा लगा तो मैं अपने आप के लिए शीशे में भी देखता रहता हूँ कि भैया स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, लेकिन जो है कि आप लोग यही कहोगे कि बहुत सर बेकार लग रहे हो, है ना। तो जो है कि एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मोर रोबस्ट, डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये आपका लेस पावरफुल। तो इतनी बात है, आप ध्यान रखो भैया। मुझे लग रहा है क्लास बहुत अब लंबी हो चुकी है, अरे 38 मिनट की होगी भैया। चलो आधे घंटे की मैंने कोशिश करी थी रखने के लिए, और बातों बातों में लंबी हो गई। बाकी बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत जो है कि दब के पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। मैं लगाऊँ तो आप लोग भी लगिए। टेक केयर, बाय बाय।